Good morning. Myself Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, मड़वाड़ी कॉलेज रांची। आज सेमेस्टर 2 पेपर CC 4 पेपर का नाम साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत अंतर, यूनिट 3 इंडियन अप्रोचेस टू सेल्फ आइडेंटिटी, भारतीय परिप्रेक्ष्य में आत्म पहचान। इसके अंतर्गत हम लोगों ने आत्म एवं पहचान की परिभाषा, उसके स्वरूपों पर चर्चा पहले क्लास में कर चुकी हूँ। आज हम लोग आत्म के प्रकार पर चर्चा करूँगी। आत्म का प्रकार, काइंड्स ऑफ सेल्फ। आत्म को विभिन्न प्रकार के रूपों में जाना जाता है। आत्म के इन विभिन्न रूपों का निर्माण भौतिक एवं समाज सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा होने वाली अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही संभव होता है। इन्हीं परिणाम स्वरूप आदमी की अपनी व्यक्तिगत पहचान होती है। व्यक्तिगत पहचान ही आत्म की पहचान कहलाती है। आत्म तत्व के मूल तत्व पर ध्यान देने से पता चलता है कि नवजात शिशु भूखा होने पर दूध पीने के लिए जोर जोर से रोता है, जबकि बालक जो कुछ बड़ा हो जाता है वो दूध पीने के लिए चीख पुकार करता है, गुस्सा करता है। यह चीख प्रति वर्ष परिवर्तित होती है। आगे चलकर इस जागरूकता के विकास के रूप में वह कहना शुरू कर देता है कि मैं भूखा हूँ। ये व्यक्ति की आत्म का विकास है और मैं भूखा हूँ शब्द से उसकी पहचान होती है कि उस बालक को भूख लगा है। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में यह जैविक आत्म स्वयं को बदल देता है। एक चॉकलेट के लिए यदि भूख महसूस होता है तो उसे मैं भूखा हूँ नहीं कहा जा सकता। ये समाज के कुछ व्यक्तियों के द्वारा चॉकलेट का लेना, उसे देखकर चॉकलेट के द्वारा भूख का कहना, वो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पर आधारित होती है। व्यक्तिगत आत्म एवं सामाजिक आत्म के बीच भेद, डिफरेंसेस बिटवीन पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ। व्यक्तिगत आत्म, पर्सनल सेल्फ, इसमें एक ऐसा आभास होता है जिसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में ही, अपने संबंध में ही अनुभव करता है। जैसे अभी हम देखे हैं कि जैविक आवश्यकताएं किस प्रकार से व्यक्ति में विकसित होती है। बच्चे शीघ्र ही पर्यावरण में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को व्यक्तिगत आत्म के रूप में विकसित करता है। ये व्यक्ति का अपना खुद का अनुभव है कि वो पर्यावरण में, वातावरण में किस प्रकार की चीज़ों को वो आत्मसात करता है और उसके आधार पर वो अपनी पहचान बनाता है। व्यक्ति की पहचान बनाने की प्रक्रियाएं व्यक्तिगत होती है, पर्सनल होती है, ना कि सामाजिक। जैसे व्यक्तिगत अपने खुद का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उपलब्धि, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुख दुख इत्यादि, ये व्यक्ति का खुद का समाज के द्वारा लिया गया होता है। नंबर 2, सामाजिक
आत्म। सामाजिक आत्म का स्पष्टीकरण प्रायः दूसरों के संबंध में होता है, जिसके अंतर्गत सहयोग, एकता, संबंधन, त्याग, समर्थन अथवा भागीदारी जैसे जीवन के प्रमुख पहलू की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस प्रकार आत्म परिवार और सामाजिक संबंधों को महत्व दिया जाता है। अतः इस आत्म को पारिवारिक अथवा संबंधात्मक आत्म के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ जो फैमिली रिलेशन या फैमिली सेल्फ देखा जाता है एक संबंध के रूप में, तो व्यक्ति का खुद की एक अपनी पहचान होती है। किस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को किस परिस्थिति में किस व्यक्ति के साथ कैसे सहयोग, कैसे एकता, त्याग, समर्थन में भागीदारी दिखलाता है और उसके आधार पर वो अपने आप की पहचान को स्थापित करता है। आत्म प्रतिबिंबित प्रतिमाएं, सेल्फ मिरर इमेज। यहाँ पर व्यक्ति को कुछ मनोवैज्ञानिकों के आधार पर बतलाया गया है कि व्यक्ति के व्यवहार के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिनका संबंध आत्म, सेल्फ, आई, मैं से होता है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानने का इच्छुक होता है कि हम कौन हैं या मैं कौन हूँ और मुझ में ऐसी क्या बात है जो दूसरों से भिन्न बनाती है। हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक पहचानों से जुड़े रहते हैं और ज्ञान से भी ये पहचानें आजीवन स्थिर रहती है। हम सुरक्षित अनुभव करते हैं, जिस कारणों से हम अपने आप का प्रत्यक्षीकरण करते हैं और अपने गुणों और अपने क्षमताओं के विषय में विचार विमर्श करते हैं। आत्मसंप्रत्यय या आत्मधारणा भी कहलाता है। अति सामान्य स्तर पर अपने विषय में इस प्रकार की धारणा या तो सकारात्मक होती है या नकारात्मक, क्योंकि व्यक्ति का खुद का व्यक्तिगत विचार ही किसी व्यक्ति को पॉजिटिव और नेगेटिव में बांटता है। व्यक्ति का अपना दोस्त के लिए अनुकूल मनोवृत्ति होती है और दुश्मन के लिए प्रतिकूल। तो ये किसी व्यक्ति का खुद का सेल्फ व्यक्तिगत पहचान है। इससे अधिक विशिष्ट स्तर पर एक व्यक्ति अपनी शैक्षणिक योग्यता हेतु अपने खेल कूद की बहादुरी के प्रति सकारात्मक धारणा रख सकता है या उसके लिए गणितीय कौशलों की अपेक्षा अपनी पठन योग्यता के प्रति सकारात्मक आत्मसंप्रत्यय के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं होता है। आत्म प्रतिबिंबित प्रतिमाओं को निम्नलिखित रूपों में समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम। आत्मसम्मान हमारे आत्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। मानव के रूप में हम हमेशा ही अपने मूल्य अथवा अपने मान और अपनी योग्यता के विषय में आकलन करते हैं। मानव का अपने बारे में यह मूल्य निर्णय ही आत्मसम्मान कहलाता है और ये आत्मसम्मान व्यक्ति की आत्म पहचान होती है। इसी के आधार पर व्यक्ति को पहचाना जाता है। कुछ लोगों में आत्मसम्मान उच्च स्तरीय होता है तो कुछ लोगों में निम्न स्तरीय। किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान का मूल्यांकन करने के लिए व्यक्ति के सम्मुख विभिन्न प्रकार के कथनों के द्वारा
ऐसी बातों को कहा जाता है जिसके संदर्भ में उसे यह बतलाना होता है कि वह किस प्रकार से कोई भी कार्य को करता है। जैसे किसी बालक या बालिका से यह पूछा जा सकता है कि मैं गृह कार्य करने में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, या मुझे भिन्न भिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुना जाता है, या मेरे मित्रों द्वारा मुझे बहुत पसंद किया जाता है। जैसे कथन उसके संदर्भ में कहीं तक सही है। यदि बालक या बालिका यह बताता या बताती है कि उसका आत्मसम्मान उस दूसरे बालक बालिका की तुलना में अत्यधिक होगा, तो यह कथन उस व्यक्ति के लिए कितना सही होगा। ये इसका खुद का आत्म पहचान बन सकता है। उपयुक्त अध्ययनों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों में आत्मसम्मान के 4 क्षेत्र बतलाए गए हैं: सामाजिक क्षमता, शैक्षणिक क्षमता, शारीरिक या खेलकूद संबंधी क्षमता, और शारीरिक रूप से जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ और अधिक श्रेष्ठ होता जाता है। अपने स्थिर प्रवृत्तियों के अनुरूप व्यक्ति में अपने प्रति एक अलग प्रकार की धारणा भी बन जाती है। धारणा बनाने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग मूल्यांकन के आधार पर होती है। मनोवैज्ञानिक प्रतिमा निर्मित करने का हर व्यक्ति एक अवसर देता है। इसी तथ्य को हम आत्मसम्मान की भावना के रूप में भी जानते हैं। हमारे दैनिक जीवन में व्यवहार कुशल आत्मसम्मान अपना घनिष्ठता दिखलाता है। जैसे जब किसी बच्चे को यह देखा जाता है कि उनका आत्मसम्मान विद्यालय में काफ़ी उच्च है दूसरे बच्चों की तुलना में, तो व्यक्ति का सामाजिक आत्मसम्मान अच्छा होता है और ये आत्मसम्मान व्यक्ति का खुद की आत्म पहचान दिलाता है। दूसरी ओर जिसमें अवसाद, चिंता और समाज विरोधी व्यवहार पाया जाता है, उन छात्रों में सभी प्रकार के आत्मसम्मान नहीं पाए जाते हैं। उनका खुद का पहचान विहीन हो जाता है। लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। इन अध्ययनों से यह पता चलता है कि जो माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण अत्यधिक प्रेम पूर्वक करते हैं, उन बालकों में आत्मसम्मान भी उच्च ही विकसित होता है, वैसे बच्चों की अपेक्षा जिनके पालन पोषण में त्रुटि पाई जाती है। नंबर 2, आत्म सक्षमता। आत्म सक्षमता हमारे आत्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अनेक व्यक्ति इस बात पर विश्वास करते हैं कि वे अपने जीवन के परिणामों को स्वयं ही निष्पादन कर सकते हैं, जबकि इसके विपरीत व्यक्ति अपने जीवन के परिणामों को, अपने भाग्य को स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकता है। उनका नियंत्रण कुछ परिस्थिति परक कारकों पर ही हो सकती है, जैसे परीक्षा में उत्तीर्ण होना। परीक्षा में उत्तीर्ण होना भी व्यक्ति का व्यक्तिगत पहचान होती है। वह जितना ही अधिक सफलतापूर्वक मेहनत करता है, उतना ही ज़्यादा उसकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, आत्म पहचान विद्यालय में मिलती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा विश्वास करता है कि उसकी योग्यता स्थिति विशेष की मांग के अनुसार है,
तो उसमें उच्च आत्म सक्षमता की भावना उत्पन्न हो जाती है और उसके प्रयास में अभूतपूर्व वृद्धि हो जाती है। आत्म सक्षमता की अवधारणा को सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर भी आधारित किया गया है। व्यक्ति में जब कोई गुण आ जाता है तो दूसरे लोग उनसे कुछ उम्मीद और आशा करने लगते हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति की आत्म सक्षमता बढ़ जाती है। लोगों के द्वारा अपनी निपुणता और उपलब्धि की आशाओं तथा अपनी प्रभावशीलता के प्रति दृढ़ विश्वास से ये ज्ञात होता है कि व्यक्ति निरीक्षण एवं अनुकरण के द्वारा दूसरे के व्यवहारों को सही ढंग से सीख लेता है। ये सीखने की प्रक्रिया भी व्यक्ति की आत्म प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति की आत्म की पहचान होती है। आत्म सक्षमता की तीव्र इच्छा लोगों को अपनी परिस्थितियों का चयन करने, उसको प्रभावपूर्ण बनाने तथा उसका निर्माण करने के लिए भी प्रेरित करती है। आत्म सक्षमता की प्रबल भावना रखने वाले लोगों में डर का अनुभव बहुत कम होता है। आत्म सक्षमता का विकास किस प्रकार होता है, यह जानने के लिए लोगों के बीच में उच्च सक्षमता देखने को मिलती है। मदिरा का सेवन न करने का निर्णय लेना आत्म सक्षमता का उदाहरण है। बच्चे हमेशा सकारात्मक प्रतिरूपों या मॉडलों को देखकर समाज में कुछ न कुछ सीखते हैं। माता पिता आत्म सक्षमता की प्रबल भावना को विकसित करने में सहायक होते हैं, जो कि आत्मनियमन की ओर उसे बढ़ाते हैं। नंबर 3, आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। आत्मनियमन से अभिप्राय हमारे व्यवहार को संगठित और जांचने की योग्यता से है। जिन लोगों में बाहरी पर्यावरण की मांगों के अनुरूप अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, वे आत्म निरीक्षण में उच्च होते हैं। जीवन की बहुत सी परिस्थितियों में स्थिति परक दबावों के प्रति प्रतिरोध और खुद पर नियंत्रण की जरूरत होती है। यह संभव है कि जिसे हम संकल्प कहते हैं, मानव रूप में हम जिस प्रकार भी चाहें अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रायः मनुष्य अपनी कुछ आवश्यकताओं की संतुष्टि को विलंबित कर देती है। आत्मनियंत्रण आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित करता है। यहाँ पर व्यक्ति की हर कार्य, हर नियंत्रण उसकी आत्म होती है और समाज के द्वारा व्यक्ति अपने आप को जिस प्रकार स्थापित करता है, वही व्यक्ति की आत्म पहचान होती है। भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं हमें कुछ ऐसे प्रभावपूर्ण उपाय प्रदान करते हैं जिसके द्वारा आत्मनियंत्रण विकसित होती है, जैसे व्रत करना, उपवास करना, सांसारिक वस्तुओं का त्याग करना इत्यादि। अपने व्यवहार का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, एक तकनीक है जिसके द्वारा आत्मा के अनेक पहलुओं को परिमार्जित, परिवर्तित अथवा सशक्त बनाने के लिए आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती है। आत्म अनुदेश, सेल्फ इंस्ट्रक्शन एक दूसरी महत्वपूर्ण टेक्निक है। हम सदैव अपने आप को कुछ करने तथा इच्छित ढंग से व्यवहार करने के लिए उपदेश देते हैं या आज्ञा देते हैं, अनुदेश देते हैं। ऐसे अनुदेश आत्मनियमन में
प्रभावपूर्ण होते हैं एवं आत्म प्रबलन सेल्फ रिफोर्समेंट एक तीसरी तकनीक है जिसमें व्यक्ति को कुछ ऐसे व्यवहार के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है जिससे उन्हें सुखद अनुभूति होती है। जैसे यदि आप परीक्षा में अच्छा निष्पादन करते हैं, निष्पादन का अर्थ है परफॉर्मेंस, तो आपको कहा जाता है कि आपको दोस्तों के साथ फिल्म देखने दिया जाएगा। ये उनका सेल्फ प्रोत्साहन है। संस्कृति एवं आत्म। हमारी संस्कृति में आत्म का विश्लेषण विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों को स्पष्ट करता है। पश्चात संस्कृति में पाए जाने वाले पक्षों में से ये पृथक होती है। भारतीय और पश्चात अवधारणाओं के बीच एक महत्वपूर्ण भेद होता है। पश्चात अवधारणा के अंतर्गत यह सीमा रेखा अपेक्षाकृत स्थिर और दृढ़ प्रतीत होती है। इसके विपरीत भारतीय अवधारणा में आत्म और अन्य के बीच सीमा रेखा स्थिर न होकर परिवर्तनशील होती है। व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के द्वारा अपनी आवश्यकताएं, अपने लक्ष्य पर जाने की कोशिश करता है और व्यक्ति दूसरे प्राणी की प्रकृति पर निर्भर भी होता है। लेकिन दोनों संस्कृतियों में व्यक्ति उसी संस्कृति को अपनाता है जो व्यक्ति को खुद का व्यक्तिगत संस्कृति अच्छा लगता है। इसके लिए किसी फोर्स से, किसी दबाव में संस्कृति की पहचान नहीं कराई जाती है। जब व्यक्ति समूह का सदस्य होने के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत स्थिति को बनाए रखता है, तब भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आत्म को व्यक्ति के अपने समूह से अलग नहीं होने देता है, बल्कि उसको मिलाकर चलता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आत्म पहचान व्यक्ति की आनुवांशिकता, सामाजिक, पर्यावरण, वातावरण, सांस्कृतिक सभी को लेकर चलती है और व्यक्ति खुद को अपने समाज में किस प्रकार से अपनी पहचान बनाता है, उसे ही आत्म पहचान कहा जाता है। धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे। देश को आगे बढ़ने में आप एक बहुत बड़े सहायक के रूप में काम कर सकते हैं और इस लॉकडाउन के पीरियड में आप अच्छी तरह से अपने स्टडी को कीजिए। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।